Now, after the black body and black body radiation, our next topic is the Compton effect. Now, what is the Compton effect and why we are going to study this? हमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा था और हम फर्स्ट यूनिट में क्वांटम मैकेनिक्स के ओरिजिन को पढ़ रहे हैं. ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स के ओरिजिन के बेसिक 3 रीजन्स जो थे वो यही थे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हैं, ये 3 ऐसे इफेक्ट ऑब्जर्व किए गए जो क्लासिकल कंसेप्ट्स पे एक्सप्लेन नहीं किए जा रहे थे. इनको समझाने के लिए एक नई फिजिक्स के नए रूल्स, नए लॉज की ज़रूरत थी और वहाँ से क्वांटम का ओरिजिन हुआ. सो आवर नेक्स्ट topic is to cover the Compton effect. What was the Compton effect? In 1923 कॉम्पटन ने एक एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि एक्सरे प्रकीर्णन का एक प्रयोग किया. नाउ व्हाट इज़ द एक्सरे स्कैटरिंग? स्कैटरिंग का मतलब होता है टकराकर बिखर जाना. तो इस एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या किया गया था, एक एक्सरे सोर्स लिया और उस एक्सरे सोर्स से निकलने वाली एक्सरेज को एक ग्रेफाइट ब्लॉक पर इंसिडेंट करवाया गया. ग्रेफाइट ब्लॉक पर इंसिडेंट करवाने से ये एक्सरेज जो है वो स्कैटर्ड हुई. उन स्कैटर्ड एक्सरेज को फिर वापस एक एक्सरे डिटेक्टर में डिटेक्ट किया गया. ही ऑब्जर्व दैट जिस वेवलेंथ की एक्सरेज इंसिडेंट करवाई गई थी, स्कैटर्ड होने के बाद में एक्सरे डिटेक्टर में 2 वेवलेंथ्स को ऑब्जर्व किया गया. उनमें से एक जो वेव थी उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट हुई वेव की वेवलेंथ के बराबर थी और एक वेवलेंथ और देखी गई जिसकी वेवलेंथ इंसिडेंट हुई वेव की वेवलेंथ से ज़्यादा थी. हमने क्या किया, सपोज लैम्डा वेवलेंथ की एक्सरेज को हमने ग्रेफाइट ब्लॉक पर स्कैटर करवाया. तो आफ्टर स्कैटरिंग 2 वेवलेंथ्स ऑब्जर्व की गई. एक तो वेव वही थी जिसकी वेवलेंथ इंसिडेंट हुई वेव के बराबर थी और एक वेवलेंथ कुछ अलग थी, डिफरेंट थी, और इसकी वेवलेंथ जो थी ये इंसिडेंट हुई वेव की वेवलेंथ से ज़्यादा थी. दैट मीन्स लैम्डा डैश इज़ ग्रेटर देन लैम्डा. दिस इज़ नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट. और ये जो वेवलेंथ का डिफरेंस है इसे हम बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट. ओके, तो हमें बेसिकली यही पढ़ना है कि ये जो डिफरेंस है ये क्यों आ रहा है और हमें फिर मैथमेटिकली हम इस कॉम्पटन शिफ्ट के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे. ओके, नाउ दिस कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन द स्कैटरिंग एंगल, कि स्कैटरिंग कौन से एंगल पर हो रही है, यानी कि प्रकीर्णन कोण पर भी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है. सो व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट? कॉम्पटन इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमिनन ऑफ गेटिंग अ हायर वेवलेंथ स्कैटर्ड एक्सरे इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट. या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सरे प्रकीर्णन में आपती एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य की प्रकीर्णित एक्स किरण की पाए जाने की जो घटना है उसे हम कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं. क्लासिकल फिजिक्स जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल रहता है. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन स्कैटरिंग एंगल ऑल्सो. हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. देखो जो एक्सरे डिटेक्टर लगा था उसमें अगर स्कैटरिंग 0 डिग्री एंगल पर हो रही है, इफ़ थीटा इज 0 डिग्री, ओके, देन द पीक वॉज लाइक दिस. ऑब्वियस ही बात है, थीटा इक्वल्स टू 0, इसका मतलब स्कैटरिंग हुआ ही नहीं है, वो टकरा के किसी भी एंगल पर स्कैटर नहीं हुए. तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पीक मिल रही थी, दैट इज़ द हाईएस्ट पीक. एक ही पीक हमको देखने को मिल रहा था. इफ़ थीटा इज़ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के कंडीशन के अंदर जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह का ऑब्जर्व किया गया, दिस एंड दिस. ये मैक्सिमम पीक जो है वो वेवलेंथ लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी कि इंसिडेंट वेव के कॉरस्पॉन्डिंग है. और ये एक और जो पीक दिख रही है ये लैम्डा प्राइम के कॉरस्पॉन्डिंग है जिसकी वेवलेंथ इससे ज़्यादा है. देखो पीक आगे शिफ्ट हो रही है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर. When theta is 90 degree, the graph is like this. This is the peak corresponding to the incident wave and this is the peak corresponding to the scattered waves. Okay, now अभी देखो जब थीटा 45 डिग्री था तब शिफ्ट इतना था, एंगल स्कैटरिंग एंगल बढ़ने से शिफ्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया. और इसी तरह से जब और भी आगे
एंगल स्कैटरिंग एंगल बढ़ने से जो कॉम्पटन शिफ्ट है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट भी आता है। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो इस कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ हम एक्सरेज की बात कर रहे हैं, ओके, तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब भी कोई विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि यहाँ पर एक्सरेज जब भी किसी प्रकीर्णक यानी कि स्कैटर से जाके टकरा रही है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इस स्कैटर से टकराएगी तो स्कैटर के जो एटम्स हैं वो ऑसिलेट करना स्टार्ट होंगे, यानी कि वे सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट करते हैं, ऑसिलेट करना स्टार्ट करते हैं। और ये ऑसिलेटर्स जो हैं, ये ऑसिलेटर्स सेम फ्रिक्वेंसी की ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वापस स्कैटर्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी क्लासिकल फिजिक्स जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ हम एक्सरेज ले रहे हैं, एक्सरेज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी स्कैटर्ड पर जाकर टकराती है तो वो स्कैटर्ड के इलेक्ट्रॉन्स से इंटरेक्ट करती है। तो ये जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त कंपन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही ऊर्जा मिलेगी वो कंपन करना स्टार्ट करेंगे, ऑसिलेट करना स्टार्ट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दी क्लासिकल फिजिक्स ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यानी कि दोलन करते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स सेम फ्रिक्वेंसी की ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वापस रेडिएट करते हैं, सेम फ्रिक्वेंसी की ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वापस स्कैटर्ड करते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब सपोज जो एक्सरेज हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी अगर न्यू है तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑसिलेटिंग एटम्स जो हैं वो वापस सेम फ्रिक्वेंसी को ही स्कैटर्ड करेंगे। तो जब फ्रिक्वेंसी ही सेम है तो वेवलेंथ भी सेम ही आनी है, तो इसलिए क्लासिकल फिजिक्स जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट को समझा नहीं पाया। ओके, लेकिन ऑब्जर्व क्या किया हमने, जो फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट हो रही है वो तो ऑब्जर्व होती ही है, एक और वेवलेंथ भी स्कैटर्ड रेज में लैम्डा डैश भी ऑब्जर्व किया जाता है जो कि लैम्डा से ज़्यादा है। या अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो एक्सरे डिटेक्टर के अंदर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक और फ्रीक्वेंसी भी ऑब्जर्व की जाती है जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम होती है। अगर मैं वेवलेंथ की बात कर रही हूँ तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा ऑब्जर्व हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी वुड बी द सेम, फ्रीक्वेंसी वुड बी लेस। वाई? बिकॉज न्यू इज़ सी बाय लैम्डा। वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और लैम्डा अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ओके, तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन जो क्वांटम हाइपोथेसिस है वो इजीली कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकती है। नाउ वेरी फर्स्ट थिंग इज क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम क्या मानेंगे कि एक्सरेज जो हैं उसके अंदर एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड फॉर्मेट में है, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पैकेट्स, क्वांटाइज फॉर्मेट में है। क्वांटम सिद्धांत जो है, क्वांटम कंसेप्ट जो है वो ये बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उसके अंदर ऊर्जा एनर्जी जो है वो छोटे छोटे टाइनी पैकेट्स के फॉर्मेट में होती और ईच इंडिविजुअल पैकेट मिनिमम एनर्जी जो है वो h न्यू के अमाउंट का होती है। दिस इज द क्वांटम कंसेप्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू दी क्वांटम हाइपोथेसिस जब भी एक्सरे के फोटोन्स, हम यहाँ पर एक्सरे फोटोन्स की बात कर रहे हैं यानी कि एक्सरे वेव नहीं मान के हम उसको फोटोन मान रहे हैं, पैकेट्स की फॉर्मेट में मान रहे हैं। जब भी एक्सरे फोटोन किसी भी स्कैटर से टकरा रहा है तो स्कैटर्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में वो इंटरेक्ट करेगा। तो सपोज इंसिडेंट होने वाली एक्सरे फोटोन की फ्रीक्वेंसी सपोज न्यू है और जब ये एक्सरे फोटोन किसी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन से जाकर स्कैटर्ड करेगा तो जब भी ये एक्सरे फोटोन किसी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा तो उस टक्कर के अंदर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, जबकि जो फोटोन टकरा रहा है उसकी एनर्जी में डेफिनेटली कमी आएगी। तो अब क्या हुआ, जो फोटोन हमने इंसिडेंट किया था उसकी ऊर्जा में, उसकी एनर्जी में तो वैसे भी कमी आ चुकी है। तो अब जब ये फोटोन इस स्कैटर से स्कैटर्ड होके बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली उस फोटोन के पास में तो एनर्जी वैसे ही कम है, एनर्जी कम है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है और फ्रीक्वेंसी कम है इसका मतलब वेवलेंथ ज़्यादा है। दिस इज़ द कॉम्पटन इफेक्ट।
हैंस इट इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी कंसेप्चुअल थिंग इज़ दैट कि अगर हम एक्सरे फोटोन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपनी एनर्जी में कमी आएगा। एनर्जी में कमी, अगर मैं एनर्जी में कमी की बात करूँ तो वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी से कोरिलेट करती, बिकॉज ई इज़ द एच न्यू। ऑब्वियसली इफ एनर्जी इज गेटिंग लो देन फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गेटिंग लो, ओके। एंड इफ एनर्जी, अगर मैं बात करूँ कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका ये मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। तो टक्कर खाने के बाद में ये फोटोन जो है उसकी एनर्जी में तो वैसे ही कमी आ गई, तो जब ये स्कैटर्ड होके बाहर निकलेगा तो स्कैटर्ड होने वाली वेव के अंदर एनर्जी में, तो स्कैटर्ड होने वाली जो वेव आएगी उसकी एनर्जी वैसे भी कमी आनी है, ओके। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट इस टक्कर में, इस कोलिजन के अंदर एक्सरे फोटोन की एनर्जी में जितनी कमी आई है दैट इज द गेन इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना इसमें कमी आई है वो ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में बढ़ी है। इसका ये मतलब हुआ दैट डिक्रीमेंट इन एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, यानी कि एक्सरे फोटोन की ऊर्जा में कमी इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से दैट इस एनर्जी को लेकर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी सिस्टम में स्कैटर्ड करने लगेगा, और वी कैन से दैट इस एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। सो इट वुड बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो जितना एक्सरे फोटोन की एनर्जी में कमी आई है उतनी काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की बढ़ चुकी है, ओके। नाउ अगर ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है यानी कि शिथिलबद्ध हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस अमाउंट की एनर्जी को गेन करके हो सकता है सिस्टम से बाहर भी निकल जाए, और अगर वो बाहर निकल जाते हैं तो हम उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको हम ईजिली देख सकते हैं, ओके। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी एक्सरे फोटोन, जब भी एक्स किरण के फोटोन्स को कार्बन ब्लॉक्स या फिर एल्यूमिनियम ब्लॉक्स पर इंसिडेंट करवाते हैं तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स के टक्कर के कारण स्कैटर्ड होने वाली रेडिएशंस के फोटोन की वेवलेंथ इंसिडेंट होने वाले फोटोन्स की वेवलेंथ से ज़्यादा ऑब्जर्व होगी। डिराइव द फॉर्मूला और एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्पटन शिफ्ट दैट इज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ओके। नाउ टू डिराइव दिस हमने कंसीडर कर लिया दैट एक फोटोन है दैट इज द इंसिडेंट फोटोन हैविंग एनर्जी एच न्यू, फॉर द इंसिडेंट वी आर टेकिंग सबस्क्रिप्ट एज E1 एंड द मोमेंटम दैट इज एच न्यू बाय सी, ओके। मोमेंटम और एनर्जी के बीच का रिलेशन देखिए, सिंस E equals mc square for the relativistic particles and mc into c, this m into c, mass into velocity would be the momentum, so energy would be momentum into velocity, hence p is energy by velocity c, so momentum is energy divided by velocity। तो हमने कंसीडर कर लिया एक इंसिडेंट फोटोन है जिसकी एनर्जी h न्यू है और जिसका मोमेंटम h न्यू बाय c से हम दे रहे हैं। दिस इज द अटोमिक इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी होगी दैट वुड बी एम नॉट सी स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी यानी कि स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा, इट वुड बी गिवन एज एम नॉट सी स्क्वायर, और क्योंकि ये स्थिर है, मूव नहीं कर रहा है, सो इट्स मोमेंटम वुड बी ज़ीरो, ओके। ये वाला जो कंडीशन है यहाँ तक का, दिस इज बिफोर कोलिजन, जब एक इंसिडेंट फोटोन है और ये एक एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है। दिस ऑल अबाउट द बिफोर कोलिजन। नाउ टक्कर होने के बाद में क्या हुआ, जैसे ये इंसिडेंट फोटोन इससे टकराया, टकराने से इस इलेक्ट्रॉन के पास में कुछ एनर्जी आई और काइनेटिक एनर्जी को लेकर ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गया। दिस इज द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ इट्स एनर्जी वुड बी एम सी स्क्वायर। अब रेस्ट मास नहीं लेंगे, हम मास लेंगे, एंड इट्स मोमेंटम वुड बी मास इनटू इट्स वेलोसिटी, जो भी इसने गेन किया है, ओके। और जो फोटोन है वो भी टकरा के उसकी डायरेक्शंस बदल जाएगी, और टकराने के बाद में जो फोटोन निकल रहा है वी आर कंसीडरिंग दैट इट्स एनर्जी इज एच न्यू प्राइम और एच न्यू डैश, एंड
इट्स मोमेंटम वुड बी एनर्जी डिवाइड बाय वेलोसिटी। ओके, नाउ टक्कर होने के बाद में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि फोटोन जो है वो फाई एंगल बनाते हुए निकल गया और जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इनिशियल स्टेट से थीटा एंगल बनाते हुए निकल गया। नाउ टू डिराइव दिस we will use two basic concepts, that is the energy conservation and the second one would be the momentum conservation. Okay, now according to the energy conservation यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल्स टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यानी कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद ऊर्जा का मान सेम होना चाहिए। तो देखिए, टक्कर से पहले अपने पास में कौन कौन सी एनर्जी है, एक तो ये इंसिडेंट फोटोन हो गया और एक ये रेस्ट मास एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन। सो एनर्जी बिफोर कोलिजन इज द इंसिडेंट फोटोन and the rest mass energy of the electron. Okay, and after collision we have scattered photon and the scattered electron. तो scattered photon की एनर्जी h न्यू डैश और scattered electron की एनर्जी mc स्क्वायर के बराबर हो गया। So we would have h न्यू डैश plus scattered electron की एनर्जी that is mc square. Okay, now rearranging this we would get mc square that is h nu minus nu dash plus m naught c square. This mc square would be, इसको मैंने इधर ले लिया, so it would be this. This is our equation number 1. Okay, energy conservation हो गया. Now when we talk about the momentum conservation, now what is the momentum conservation? Momentum conservation also shows that momentum before collision इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लेकिन अब देखिए, मोमेंटम में हमें इसे कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज वी आर कंसिडरिंग दैट इंसिडेंट फोटोन इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन। नाउ टक्कर के बाद में आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम जो है, आफ्टर द कोलिजन फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों की ही डायरेक्शंस बदल जा रही है, इसलिए हमें मोमेंटम के कंपोनेंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। सो रिजॉल्विंग द मोमेंटम, तो मोमेंटम को उसके घटक में डिवाइड करने के बाद में वी विल कंसिडर फर्स्ट दैट मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के अनुदिश हमें संवेग को कंसीडर करना है। तो देखिए, एक्स एक्सिस में क्या है, टक्कर से पहले जो फोटोन्स हैं वो तो एक्स डायरेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं और टक्कर से पहले तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो भी रेस्ट स्टेट में, यानी कि बिफोर कोलिजन ओनली द फोटोन हैविंग द एक्स कंपोनेंट। सो the momentum along the x-axis before collision only the photon, that is h nu by c. बट आफ्टर द कोलिजन द सिचुएशन इज लाइक दिस। तो आफ्टर कोलिजन हमें इस स्कैटर्ड फोटोन का भी एक्स कंपोनेंट निकालना है, दैट वुड बी अलोंग दिस, और ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका भी एक्स कंपोनेंट निकालना है, दैट इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन। ओके, सो जब हम फोटोन की बात कर रहे हैं तो दिस इज द स्कैटर्ड फोटोन हैविंग मोमेंटम एच न्यू डैश बाय सी और ये फाई एंगल बनाकर चल रहा है। तो इस स्कैटर्ड फोटोन का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एच न्यू डैश बाय सी एंड कॉस फाई। सिमिलरली ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हमें इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है, दैट वुड बी अलोंग दिस डायरेक्शन। सो व्हाट वुड बी द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस ट्रायंगल, इट वुड बी एम वी कॉस थीटा। ओके, इट वुड बी द एक्स कंपोनेंट। हेंस आफ्टर कोलिजन the momentum of the photon is h nu dash by c cos phi and momentum of scattered electron is mv cos theta. Okay, rearranging it we would get h nu is h nu dash cos phi plus mvc cos theta. Hence mvc cos theta is h nu minus nu dash cos phi. This is equation number 2. This is along the x-axis. Now let's talk about the momentum conservation along y-axis. Okay, that would be, देखिए, this is the condition after the collision. Now we have to calculate this component. This is the y component for scattered photon and this is the y component for scattered electron. So
it is the y component. Now what would be the y component? It would be h nu dash by c sin phi. ओके, परपेंडिकुलर है तो साइन वाला आ गया, बेस होता है जब कॉस आता है. नाउ दिस इज ऑल्सो द स्कैटर्ड, नाउ दिस इज द वाई कंपोनेंट फॉर द स्कैटर्ड फोटोन. इसकी वैल्यू क्या होगी? इट वुड बी एम वी साइन थीटा, बट इट वुड बी द नेगेटिव. ये देखो, ये वाई एक्सिस के नेगेटिव क्वाड्रेंट में आ रहा है, सो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा. सो द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग द वाई एक्सिस, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. तो देखिए, टक्कर से पहले तो इंसिडेंट फोटोन जो है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में तो किसी भी तरह का कोई मूवमेंट है ही नहीं, इस डायरेक्शन में तो मूवमेंट है ही नहीं. तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज 0 एंड आफ्टर कोलिजन द कंपोनेंट्स of the scattered photon is h nu dash by c sin phi and that is for scattered electron. प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन के लिए ये है. So after collision we have h nu dash by c sin phi minus mv sin theta. Rearranging it we would get, and what we have to do, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए. वी वुड गेट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा. यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. ओके, नाउ इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई. ओके, इसे एक्सपांड कीजिए. वी वुड गेट एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई. ओके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर लिया. नाउ इट वुड बी एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर, हेयर इट वुड बी एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 न्यू प्राइम एच स्क्वायर कॉस फाई प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर फाई. देखिए, दिस इज कॉस स्क्वायर फाई एंड दिस इज साइन स्क्वायर फाई. इट वुड गोज टू 1, हेंस वी वुड गेट इक्वेशन नंबर 4. ओके, नाउ हमें क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करना है. Now what was the equation number 1? Equation number 1 was mc square plus h nu minus nu dash plus m naught c square. This was equation number 1. हमें इसका स्क्वायर करना है. Squaring it we would get m square c4 and squaring this we would get h nu minus nu dash plus m naught c square to the whole square. It is again a plus b का whole square. We would get a square प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, फिर से एक्सपांड करना पड़ेगा. इसे एक्सपांड कीजिए. वी वुड गेट एच, दिस इज इक्वेशन नंबर 5. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन नंबर 5 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 4 को. दिस इज इक्वेशन 5 एंड दिस इज इक्वेशन 4. We would get left hand side would be like m square c4 minus m square v square c square. Okay, and the right hand side would be h square nu square plus nu dash square minus 2 nu dash plus m naught square c4 plus 2h m naught c square nu minus nu prime and the this one minus h square न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस फाई. ओके, ओके, इक्वेशन नंबर 5 में से हमने इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ये मिल गया. अभी आपको इससे सॉल्व करना है. टेकिंग एम स्क्वायर c4 कॉमन वी वुड गेट एम स्क्वायर c4 को आप यहाँ कॉमन ले लीजिए. क्या मिलेगा? 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. और इधर हमें क्या मिल जाएगा? देखिए,
दिस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर और ये एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर ये कट हो जाएगा. दिस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर एंड दिस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर ये भी कट हो जाएगा. वी वुड गेट माइनस ऑफ एच स्क्वायर न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश और यहाँ अपने पास में क्या बचेगा प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस 5. ये वाला जो टर्म है ये और ये इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं. वी वुड गेट एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस ट्वाइस ऑफ एच एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश एंड कॉमन ले लीजिए आप इन दोनों में से. वी वुड गेट माइनस हम कॉमन ले रहे हैं माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश को हमने कॉमन ले लिया. क्या मिला? वी वुड गेट 1 माइनस कॉस 5. माइनस के साथ हमने कॉमन लिया तो इसके लिए तो सिर्फ 1 आ गया और इधर से मैं माइनस कॉमन लूँगी तो ये आ गया 1 माइनस कॉस 5. ओके, नाउ दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 6. ठीक है, अब देखिए अपेक्षिता का सिद्धांत आपने पढ़ा है. अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटीज m इज रेस्ट मास एनर्जी डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. ओके, सो m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज m नॉट स्क्वायर. ओके, hence substituting this value here we would get this h 1 minus cos phi upon m naught c square is nu minus nu dash upon nu dash. This is our equation number 7. Okay, now in terms of wavelength, if we want to calculate in terms of wavelength, substitute the values here. Since nu is c by lambda, okay, and nu dash would be c by lambda dash. If we want to calculate lambda dash minus lambda तो क्या होगा देखिए. lambda dash की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ c by nu dash और lambda की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ c by nu. सॉल्व करिए इसे. we would get 1 by nu dash minus 1 by nu. इसे आप और now further solve it. we would get nu minus nu dash upon nu dash multiply by c is lambda dash minus lambda or we can write lambda dash minus lambda by c is nu minus nu dash upon nu dash. Okay, देखिए this is nu minus nu dash upon nu dash and this is it. Now substituting this value in equation number 7 we would get h by m naught c square 1 minus cos phi is nu minus nu dash upon nu dash. इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं that is lambda dash minus lambda by c. hence h by m naught c 1 minus cos phi is lambda dash minus lambda or we can say that del lambda. This is the required expression for the Compton wavelength. Okay, now what is the interpretation of this formula? Compton shift is h by m naught c 1 minus cos phi. It is very obvious that left hand side has the dimension of wavelength, so this constant also has dimensions of wavelength. जो लेफ्ट साइड है वो तरंग दे दिया है तो उसकी यूनिट जो होगी उसकी डायमेंशंस जो होगी वो वेवलेंथ की होगी, यूनिट मीटर्स में आएगी. तो जो ये कांस्टेंट है उसकी भी डायमेंशंस मीटर्स के इक्विवेलेंट ही मिलती है और इसीलिए दिस h अपॉन m नॉट c इज नोन एज कॉम्पटन वेवलेंथ. ओके, और जब इनकी वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करते हैं इज द प्लांक कांस्टेंट 6.6 10 raised to minus 34. m naught is the rest mass of electron. 9.1 10 raised to minus 31 kilograms और c is the velocity of light 3 into 10 raised to 8 meter per second.
we would get it as 0.0242 एंगस्ट्रॉम. दिस इज दी कॉम्पटन वेवलेंथ, इसलिए हम इसे लैम्डा सी भी लिखते हैं. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस दैट बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड हैज़ डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ, तो ये जो कांस्टेंट है इसकी भी डायमेंशन वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्ड आती है, इक्विवेलेंट आती है, और इसीलिए इसे हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं. नाउ व्हाट अबाउट दिस फैक्टर, देखिए इफ फाई इज 0, यानी कि स्कैटरिंग अगर हुआ ही नहीं है, इफ फाई इज 0, इन दैट केस cos 0 is 1, therefore delta lambda would be 0. if phi is 0 डिग्री, यानी कि cos 0 आएगा, और cos 0 1 होता है, 1 - 1 0, यानी कि डेल्टा लैम्डा 0. इस डेल्टा लैम्डा 0 यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट देखी नहीं गई. क्यों नहीं देखी गई? क्योंकि जब स्कैटरिंग ही नहीं हुई तो कॉम्पटन शिफ्ट आएगा कहाँ से? ओके, तो दिस इज द मिनिमम स्कैटरिंग चांस. नाउ इफ फाई इज 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब बैक स्कैटरिंग यानी इंसिडेंट फोटोन गया, स्कैटर से टकराया और वापस इसी डायरेक्शन में आ गया. दिस इज द कंडीशन फॉर द बैक स्कैटरिंग. 180 डिग्री पर स्कैटरिंग हुआ, गया और उसी पाथ पर वो वापस लौट आया. दिस इज बैक स्कैटरिंग केस, यानी कि फाई अगर 180 डिग्री होगा तो क्या आएगा? देखिए, इन दैट केस वी हैव डेल्टा लैम्डा दैट इज h/m0c 1 - cos 180. cos पाई -1 होता है, -1. It would be twice of h/m0c, that is twice into Compton wavelength, that would be 0.0484 एंगस्ट्रॉम. ओके, और इस कंडीशन में अपने को मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट देखने को मिलता है. नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कैलकुलेट द डायरेक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये अब नेक्स्ट सेक्शन में हम जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन था हम उसकी बात करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ स्कैटर्ड हो रहा है और वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, थैंक यू.